I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another important topic of constitutional law. As you know very well that in the last previous class we have already discussed about Article 13 of Indian Constitution. In today's lecture we will start the new concept, that is Article 14 of Indian Constitution. 2 दिन मैं आउट ऑफ स्टेशन थी तो इस वजह से टाइम से मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, अदरवाइज तो अर्ली मॉर्निंग ही मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ. सॉरी फॉर दैट एनी इनकन्वीनियंस. चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा लेक्चर है आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिकली आर्टिकल 14 जो है वो किससे डील करता है? आर्टिकल 14 से 18 जो कंसेप्ट है वो राइट टू इक्वालिटी से डील करते हैं. ठीक है, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 दो कंसेप्ट को लेके आता है. सबसे पहली चीज इसमें है कि स्टेट की क्या ड्यूटी बनेगी? स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन. क्या डिनाई नहीं करेगी? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ. और सेकंड चीज क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. और कहां कहां पर अप्लाई होगा ये? Within the territory of India, within the territory of India. तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी को तो बताता है, बट ये इक्वलिटी के टू कंसेप्ट्स को क्लियर करता है. फर्स्ट वन इज इक्वलिटी बिफोर लॉ और सेकंड इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. डिनाई नहीं करेगा, शैल नॉट वर्ड हो गया, इसका मतलब ड्यूटी बाउंड है. स्टेट किसी भी पर्सन की बात हो रही है, यहाँ पर ये भी इंडियन सिटीजन की बात नहीं हो रही, एनी पर्सन की बात हो रही है, तो उस मामले में किसी भी व्यक्ति को ये राइट जो है उसे प्रोवाइड करने पड़ेंगे. अब हम समझते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है. इन दोनों के बीच में साथ में हम डिफरेंस देख लेते हैं और साथ में इन कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं कि ये क्या कुछ है, क्या इनमें डिफरेंस है, क्योंकि देखने में तो ये सेम ही लगता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बट कुछ एक डिफरेंस तो है, तभी ये दो कंसेप्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं. चलो इसमें डिफरेंसेस के साथ साथ हम इस कंसेप्ट को भी थोड़ा सा क्लियरली डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ. सेकंड चीज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ये जो कंसेप्ट है कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ से निकल के आया है. रूल ऑफ लॉ किसने दिया था? एवी डाइसी ने दिया था. रूल ऑफ लॉ कहाँ का कंसेप्ट है? इंग्लैंड का कंसेप्ट है. तो क्या क्या कंडीशंस थी रूल ऑफ लॉ की? रूल ऑफ लॉ की जो बेसिक कंडीशंस थी वो बेसिक कंडीशन ये थी कि कोई भी व्यक्ति को नो पनिशमेंट विदाउट ब्रीच ऑफ लॉ, कि जब तक कोई कानून नहीं टूटेगा तब तक किसी प्रकार की पनिशमेंट नहीं होगी. पहला कंसेप्ट ये बताया गया था. सेकंड कंसेप्ट जो रूल ऑफ लॉ का था वो ये था कि नो मैन या नो वन इज अबव लॉ. कोई भी व्यक्ति जो है लॉ से बड़ा नहीं है. दो बात ये कह दी गई. तीसरी चीज ये बात कही गई थी कि जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं, जुडिशियल डिसीजंस हैं, दैट डिसीजंस डिसाइड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल. ये बातें क्यों की गई है? ये बातें इसलिए कही गई है क्योंकि ये बातें
जब हमने एविडाइसी के रूल का डिस्कशन किया, एविडाइसी ने रूल ऑफ लॉ दिया। सबसे पहली चीज तो एविडाइसी के रूल ऑफ लॉ में ये था कि कोई भी पनिशमेंट विदाउट ब्रीच ऑफ लॉ नहीं दी जाएगी। अब ये एक नॉर्मल सी चीज है, मान लो एक लॉ बन गया, अगर उस लॉ को तोड़ा ही नहीं गया तो पनिशमेंट किस चीज की दोगे? जब किसी ने कोई एक्ट ही ऐसा नहीं किया जिससे लॉ का ब्रीच हुआ है तो आप पनिशमेंट नहीं दे सकते। रूल ऑफ लॉ में पहली चीज ये निकल के आई। सेकंड की कोई भी व्यक्ति लॉ से ऊपर नहीं है, कि जो लॉ बन गया है, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सबसे बड़ा माना गया, सुप्रीम माना गया, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कोई भी व्यक्ति जो है कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। तो इसी प्रकार से एविडाइसी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो लॉ से ऊपर नहीं है। फिर ये बात कही गई कि जुडिशियल डिसीजन जो है राइट्स डिसाइड करेंगे। ये बात क्यों की गई? जब हमारे लॉ बने हुए हैं तो लॉ की ड्यूटी है कि वो डिसाइड करेगा, किसी के राइट्स हैं, किसी की ड्यूटीज हैं, तो ये जुडिशियल डिसीजंस क्यों डिसाइड करेंगे? ये बात हो रही है इंग्लैंड की। और अगर आपको पता हो तो इंग्लैंड में क्या है, नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर नहीं है। तो अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो वहां के कैसे फॉलो होते हैं रूल्स? रूल फॉलो होते हैं जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजन किस बेस पे आते हैं? जुडिशियल डिसीजंस जो होंगे वो होंगे इक्विटी के बेस पर। और वहां क्या फॉलो किया जाता है? वहां प्रेसिडेंट फॉलो किया जाता है। प्रेसिडेंट का मतलब जब एक कोई जजमेंट आ गया, उसी जजमेंट को आप अगले जजमेंट में यूज कर सकते हो, अगले डिसीजन में यूज कर सकते हो, दैट इज द प्रेसिडेंट, उसे प्रेसिडेंट बोला जाता है। तो इस तरीके से जो एविडाइसी का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट भी हमने अपने आर्टिकल 14 में इंक्लूड कर लिया, और ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये कंसेप्ट भी हमने इंक्लूड किया। ये जो कंसेप्ट है एविडाइसी के रूल ऑफ लॉ से निकला, आप माइंड में रखिएगा। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो जो है अलग ही कंसेप्ट है, उसका हम डिस्कशन अभी करेंगे, तब आपको क्लियरली डाउट्स उनके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात जब रूल ऑफ लॉ की हमने ली कि कोई व्यक्ति लॉ से ऊपर नहीं है, हर एक व्यक्ति को पनिशमेंट तभी मिलेगा अगर उसने किसी प्रकार का ब्रीच किया है। तो अब ये जो कंसेप्ट निकल के आया, ये कंसेप्ट निकल के आया इंग्लैंड से। ये कंसेप्ट कहां से निकल के आया? इंग्लैंड से। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है 14th अमेंडमेंट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 14th अमेंडमेंट है उसमें इसका डिस्कशन किया गया है। तो ये कहां से निकल के आई थ्योरी? ये निकल के आई यूएसए से। दिस इज अ नेगेटिव कंसेप्ट, इसे नेगेटिव कंसेप्ट बोला जाता है। नेगेटिव कंसेप्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें ये बात कही गई कि नो वन इज अबव द लॉ, नो वन इज अबव द लॉ। एंड सेकंड चीज क्या कही गई? सेकंड ये बात कही गई इसके अंदर कि सभी को इक्वलिटी होगी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सारे इक्वल हैं, वेदर रिच हो, पुअर हो, हायर क्लास हो, लोअर क्लास हो, कोई भी क्यों ना हो, सभी के लिए लॉ इक्वल होगा। तो ये एक तरीके से नेगेटिव कंसेप्ट हो गया। इसे नेगेटिव इसलिए बोला गया क्योंकि मान लीजिए कि कुछ एक वर्ग ऐसा है हमारे देश में, हम मान के चले तो कुछ एक वर्ग ऐसा है जहां पर पूरी फैसिलिटीज उन्हें नहीं मिली गई, लोअर क्लास के लोग हैं, निचले वर्ग के लोग हैं, उनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। अगर उनके हिसाब से अगर हम इक्वलिटी बिफोर लगा देते हैं तो क्या होगा? उनका तो राइट्स है, उनका वायलेशन हो जाएगा, उनके फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरीके से जो है संभाला नहीं जा सकता। तो इस तरीके से ये जो इसमें कंसेप्ट है इसमें थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट लेके आता है, और इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई प्रिविलेज नहीं है। नो प्रिविलेज, नो प्रिविलेज टू एनी पर्सन, किसी भी प्रकार का कोई प्रिविलेज नहीं है। जैसे हमारे कंट्री में क्या है, जनरल कास्ट है, एससी है, एसटी है, बीसी है, बैकवर्ड कास्ट हो गया, या ट्राइबल एरियाज के लोग हो गए, तो उनके बीच में क्या है? असमानताएं हैं, इक्वलिटी नहीं है। अगर वो इक्वल बैलेंस पे नहीं है, इक्वल फुटिंग पे नहीं है, तो आप ये कैसे कह दोगे कि आप उन्हें इक्वलिटी के साथ ट्रीट करोगे? आप ऐसे कैसे कह दोगे कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं वो ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ वो कानून को जानते ही नहीं, उनके खुद के ही कानून वहाँ लागू होते हैं, और हमारे बाकी देश के हिस्से में अलग कानून है। तो अगर हम वहाँ पर उस प्रकार का कोई लॉ अप्लाई
डिस्कशन करते हैं कि ये ज़्यादा मायने क्यों रखा, हालांकि दोनों को इक्वली हमारे आर्टिकल 14 में रखा गया है, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंसेस भी हैं। ये कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। ये क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव कंसेप्ट। पॉजिटिव आप इस सेंस में कहोगे कि जो एक लोअर वर्ग है, जो एक लोअर सेक्शन है सोसाइटी का, उसको किसी प्रकार का जो रिजर्वेशन मिला हुआ है वो इक्वल प्रोटेक्शन के अंदर मिला हुआ है। कि मान लो एक जनरल कैटेगरी है, उसकी इनकम जो है 50,000 है, और एक एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो मुश्किल से 1,000 महीना का कमाते हैं। अगर मान लो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इनके पास क्या है? सोर्सेज ज्यादा हैं और इनमें नो सोर्स, किसी प्रकार का सोर्स नहीं है। तो पहले तो इन दोनों को आप बैलेंस में तो लाओ। अब ये तराजू है, मान लो ये एक तराजू है, यहाँ पर मान लो मुझे तराजू बनानी नहीं आई, ऐसे बना रही हूँ मैं। यहाँ पर वजन है ज्यादा, ये एरिया जो है काफी झुका हुआ है, ये झुका हुआ है, यहाँ पर ज्यादा कुछ मिला हुआ है। पहले इन दोनों को आप इक्वल तो लेके आओ। इनको इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो जो ये जो है इसको कुछ आप बेनिफिट्स देंगे तो ये भी कुछ नीचे आ जाएगा। बेनिफिट्स का मतलब रिजर्वेशन दे दिया। एससी है, एससी वर्ग में जो एससी वर्ग है, शेड्यूल कास्ट है, उनको आज भी सोसाइटी में निम्न समझा जाता है, लोअर समझा जाता है। उनके साथ अभी भी काफी ऐसी जगह है, राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर उनके साथ आप एक तरीके से छुआछूत जैसा अनटचेबिलिटी का सिस्टम वहां पर है कि उनके साथ टच भी हो गया तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन है, इसकी वजह से पहले इस तराजू को जो इक्वल फुटिंग पे लेके आएंगे। अगर तराजू इक्वल फुटिंग पर लाएंगे उसके बाद ही उनको इक्वल माना जाएगा। यही कंसेप्ट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि पहले आप उनको इक्वल फुटिंग पर तो लाओ, उसके बाद ही उनको कुछ सुविधाएं दी जाएंगी। इक्वल ट्रीटमेंट आप करोगे, पर कब करोगे? इक्वल ट्रीटमेंट आप दोगे, लेकिन कब दोगे? इक्वल सर्कमस्टेंसेस में। इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस, एक जैसे हालात होंगे तभी आप इक्वल ट्रीटमेंट उन्हें दोगे। ऐसा नहीं कि दोनों के हालात अलग अलग है और आप उन्हें जो है इक्वली ट्रीट कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि इसका एक लाइन आप लिख लीजिए, लॉ शैल बी अप्लाइड इक्वली, लॉ शैल बी अप्लाइड इक्वली, लॉ तभी इक्वली अप्लाई होगा अमंग इंडिविजुअल्स, अमंग इंडिविजुअल्स, लोगों के बीच में, प्रत्येक व्यक्ति के बीच में लॉ तभी इक्वली अप्लाई होगा इंडिविजुअल्स। कब अप्लाई होगा? हु ट्रीट इक्वली, जब आप उन्हें इक्वली ट्रीट करोगे। तो जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं करती। ये चीज जो है हमारी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से पता चलता है कि आप जो है शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो रिजर्वेशन की पॉलिसी इसी के बेस पर है, रिजर्वेशन पॉलिसी। तो अभी मैं थोड़ा सा और डिफरेंस देख लीजिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ कि सारे के सारे लोग, सारे के सारे हमारे देश के व्यक्ति, एनी पर्सन की बात है, हर एक व्यक्ति इक्वल होगा, चाहे वो किसी कंडीशन में क्यों ना हो, चाहे वो पुअर है, चाहे वो रिच है, चाहे वो कोई अधिकारी है, चाहे वो गरीब व्यक्ति है, एक मजदूर है, किसान है और एक जमींदार है जिसके पास 500 एकड़ की प्रॉपर्टी है, तो सभी को जो है इक्वली माना जाएगा। ये इंग्लैंड का कंसेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए का है। वो ये कहता है कि पहले आप सभी को एक समान लेके आओ, एक कंडीशन पर लेके आओ, फिर उनको इक्वली ट्रीट करो। ये कंसेप्ट नेगेटिव बोला जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, सभी को इक्वली माना गया, पता दैट बिलोंग्स टू वीकर सेक्शन और हायर सोसाइटी। इक्वल ट्रीटमेंट की बात करता है कि हर एक सर्कमस्टेंस में उसे इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो लॉ से ऊपर नहीं है, लॉ को इक्वली समझा जाएगा और लॉ को है एक जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। तब किया जाएगा जब उनको इक्वलिटी के हिसाब से उनको इक्वल राइट्स और इक्वल प्रिविलेजेस दिए गए हैं। फिर कह रहे हैं कि इसमें प्रिविलेजेस नहीं है, बट इसमें क्या है, प्रिविलेजेस हैं। प्रिविलेजेस मतलब ये विशेष अधिकार, मतलब रिजर्वेशन पॉलिसी। तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो इसी से निकल के आई है।
तो आपको इस बारे में थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप थोड़ा सा इसे नोट कर लीजिए कि कैसे हम इसको करते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करोगे तभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, और इस तरीके से आप इसको अच्छे से नोट करके यही पॉइंट अगर एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि आप इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे आप डिसाइड करेंगे और इनका डिफरेंस क्या होगा, और डिफरेंस जो है इसी तरीके से शो होगा। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं ये पॉइंट सफिशिएंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्री के हिसाब से भी इनका डिफरेंस जो है क्लियर हो गया है। अब इसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा केस लॉज और डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, सबसे पहला इसमें केस हम डिस्कस करेंगे इंदिरा साहनी। इंदिरा साहनी, सॉरी गलती हो गई है थोड़ी स्पेलिंग में, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये वो इंदिरा साहनी केस नहीं है जो 1992 में मंडल कमीशन के ऊपर आया था। मंडल कमीशन के ऊपर भी इंदिरा साहनी का जो केस है वो आया हुआ है, और वो केस जो है वो आर्टिकल 16 से डील करता है और रिजर्वेशन पॉलिसी को वहां पर अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो ये इंदिरा साहनी जो केस है ये आप केस 2 बोल सकते हो इसे। ये दूसरा केस है 2000 में आया हुआ है। इस केस में क्या बताया गया कि जो राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी is a part of basic structure। जो राइट टू इक्वलिटी है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। केशवानंद भारती के केस में बताया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको आप नहीं तोड़ सकते। अगर आप फंडामेंटल राइट्स का आप अमेंडमेंट करते हो, उसमें किसी प्रकार का बदलाव करते हो, तो अगर वो किसी व्यक्ति के राइट को पूरी तरह वायलेशन कर रहा है that can be the violation of basic structure। तो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन होगा। ये हमने केशवानंद भारती के केस में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा कुछ डिस्कशन की जरूरत है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप उसमें जाके केशवानंद भारती की केस में उसको अच्छे से जो मेरे बाकी लेक्चर्स में डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये बात कही गई कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर की क्या क्वालिटी होता है कि इट कैन नॉट बी क्या कहोगे इसे, अमेंड। इट कैन नॉट बी अमेंड। आप इसे अमेंड नहीं कर सकते। अमेंड तो कर सकते हैं लेकिन किस हिसाब से, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड कह सकते हो आप कि आप इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते बाय अमेंडमेंट। किसी अमेंडमेंट से आप हटा नहीं सकते। अगर आप इसमें अमेंडमेंट करना चाहते हो और कुछ और सम अदर बेनिफिट्स अगर आप इसमें ला रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो, दैट कैन बी इंक्लूडेड बाय अमेंडमेंट बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी अमेंडमेंट। दिस वाज हेल्ड इन इंदिरा साहनी केस। तो इसलिए इंदिरा साहनी का केस आप हमेशा माइंड में रखिए कि जब मंडल कमीशन की बात आएगी, मंडल कमीशन की जब बात आती है तब इंदिरा साहनी का केस आता है और वो आर्टिकल 16 से डील करता है। तो वो जब आर्टिकल 16 हम करेंगे उस टाइम उस कंसेप्ट को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि मंडल कमीशन वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर आपको और कोई केस माइंड में नहीं आता फिर भी आप मंडल कमीशन को ले सकते हो। तो मंडल कमीशन का जो केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है अगला हमारा केस है इसके रिगार्डिंग
फिर बात आ रही है ईपी रोपैया वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ईपी रोपैया वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। 1974 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट का। इस केस के अंदर क्या था, इसमें भी राइट टू इक्वलिटी को डिस्कस किया गया और कुछ ट्रेडिशन का डिस्कशन था, इसमें कुछ परंपराओं का डिस्कशन था। तो ये मामला उठा। मैं ज़्यादा डिटेल में ये डिस्कस नहीं करूंगी, मैं पूरे के पूरे फैक्ट्स आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आपने किसी भी केस को डिटेल स्टडी करना है तो या तो आप इंडियन कानून की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर उसका डिटेल स्टडी कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे वहां नहीं जाना तो आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बुक जो है आप कैरी कर सकते हैं। जे.एन. पांडे की बुक ले सकते हैं, वी.एन. शुक्ला की बुक ले सकते हैं, नरेंद्र कुमार की बुक ले सकते हैं। कोई भी आप ऐसी बुक लेके इसको कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इसमें ट्रेडिशन की बात होती थी, मेन मुद्दा क्या था, ट्रेडिशन की जो परंपराएं हैं, क्या वो परंपराएं सभी को इक्वली लेके आता है। तो ये बात इसमें कही गई थी कि जो परंपराएं हैं, हमारे जो ट्रेडिशन है, जो पुराने रीति रिवाज चले हुए, क्या वो भी इक्वलिटी के अंदर शामिल आएंगे, क्या उसको भी बराबर लेके चलोगे। तो ये बात कही गई कि इक्वलिटी जो है, इक्वलिटी इज अ डायनामिक कंसेप्ट। डायनामिक कंसेप्ट है, डायनामिक का मतलब है बदलता हुआ कंसेप्ट है। ये बदलता हुआ मतलब है कैन नॉट बी लिमिटेड, कैन नॉट बी लिमिट इट बाय ट्रेडिशन। आप ट्रेडिशन से इसे लिमिट नहीं कर सकते क्योंकि इक्वलिटी जो है वो एक डायनामिक कंसेप्ट है। धीरे धीरे इसमें बदलाव होते रहेंगे, जैसे जैसे सोसाइटी में बदलाव होती रहेगी वैसे वैसे इक्वलिटी के जो ये कंसेप्ट है उसमें बदलाव होता रहेगा। तभी तो बार बार जो जजमेंट्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया कुछ निकल के आता है। इसलिए कुछ लेटेस्ट जजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अगर वो लेटेस्ट जजमेंट के अंदर अगर कुछ नया आया हो तो हम उसको अच्छे से कैरी कर लेंगे, लेकिन अगर पुराना ही कंसेप्ट उसमें दिया गया है तो उस जजमेंट को हम पुराने कंसेप्ट के हिसाब से ही लेके चलेंगे। जो पुराना केस है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हो गया हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें इसके अंदर आगे एक केस और है जो मैं डिस्कस करती हूँ, उसके बाद हम रीजनेबल जो कुछ क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस करेंगे कि कुछ एक रीजनेबल क्लासिफिकेशंस दी गई हैं ओके, कौन कौन सी है और उनके लिए क्या टेस्ट है, वो सारा कुछ हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है, उसको हम छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि जो क्या सिस्टम होना चाहिए जब भी आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन करते हो। तो इसमें एक और केस है एयर इंडिया वर्सेस एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा का केस है। इस केस में क्या था, इस केस का मैं AIR चेक कर लेती हूँ, बाकी इस केस के मैं जो आपके फैक्ट्स है वो इसको समझा देती हूँ। ये जो नरगिस मिर्जा का जो केस है ये 1981 का केस है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाता है जब हम बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी की। 1981 का ये केस है राइट टू इक्वलिटी की। इस केस में क्या था कि नरगिस मिर्जा जो है वो एक एयर होस्टेस थी। तो एयर होस्टेस के अंदर कुछ गाइडलाइंस थी जो एयर इंडिया की तरफ से जो कुछ रेगुलेशंस बने थे। रेगुलेशंस कौन कौन से थे इसमें, रेगुलेशन एक तो 46 था और एक था 47। 46 ये कहता है कि अगर 35 इयर्स हो गए हैं और मैरिज कर ली है और प्रेग्नेंट हो गई है एयर होस्टेस within 4 years of service, तो उसकी सर्विस को क्या किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा। ये बात कहता है इसमें आर्टिकल 47 इसका रेगुलेशन कहता है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके पास डिस्क्रिशन है कि वो 45 इयर्स तक रख सकता है अगर मेडिकली फिट हो तो। दोनों मुद्दे कोर्ट में गए,
प्रेग्नेंट का मैटर था, ये प्रेग्नेंट हो गई थी, तो कोर्ट ने कहा कि टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेगनेंसी इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, कि जो टर्मिनेशन है termination of the service on the basis of pregnancy is violative of fundamental right। तो ये जो ऑर्डर था इसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। 47 में क्या दिया हुआ है, तो उसमें ये कोर्ट ने ये बात कही कि जो 47 में जो डिस्क्रिप्शन दी गई है वो डिस्क्रिप्शन क्या है, आर्बिट्रेरी यूज हो रहा है उसका, आर्बिट्रेरी यूज है उसका, आर्बिट्रेरी यूज है। अगर आर्बिट्रेरी यूज है तो आर्टिकल 14 में ये भी बात कहता है, जब रीजनेबल क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे तो उसमें आर्बिट्रेरीनेस की बात की जाएगी, तो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, जो भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन है वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। तो अगर ये आर्बिट्रेरी है तो उस बेस पे आप कह सकते हो कि इसे जो है आर्बिट्रेरी होने के कारण आप इसे आर्टिकल 14 का वायलेशन मानते हो, तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ये जो केस है ये एक मील का पत्थर साबित हुआ कि अब जब भी जॉब के बारे में कोई टर्मिनेशन करना चाह रहा हो किसी कर्मचारी का, तो उसके रिगार्डिंग आर्बिट्रेरीनेस का जो है यूज नहीं कर सकते। ये भी चीज जो है आर्टिकल 14 के अंदर निकल के आई। तो इसके बाद हमारा अगला कंसेप्ट आ जाता है आर्टिकल 14 में, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल का मतलब है उचित और जो बंटवारा हो। उचित बंटवारे की ये बात करता है कि कौन सा ऐसा क्लासिफिकेशन है जो आप यूज कर सकते हो। इसके लिए कुछ टेस्ट दिए हुए हैं, वो मैं टेस्ट एज इट इज आपको लर्न करने हैं। वो टेस्ट मैं आपको लिखवा देती हूँ, उनकी हेडिंग सब हेडिंग आप हेडिंग में लिखवा देती हूँ, उसको डिटेल में समझा दूंगी। फर्स्ट है इंटेलिजिबल क्राइटेरिया। इंटेलिजिबल क्राइटेरिया। इंटेलिजिबल क्राइटेरिया आप किसे बोलोगे? इंटेलिजिबल का मतलब है कि जहां पर कोई एक ग्रुप को आप जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति को एक ग्रुप के हिसाब से अलग नहीं बांट सकते। मान लो एक ग्रुप है, कोई एक मान लो कोई आपकी कौन सी कास्ट रहते हैं, मान लो पंडित है कोई, उनका ग्रुप है। तो इस प्रकार से आप ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति है ग्रुप में से आप इंडिविजुअल को कोई क्लासिफिकेशन कर रहे हो, कोई रिजर्वेशन दे रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन मस्ट बी फाउंडेड ऑन इंटेलिजिबल क्राइटेरिया which distinguishes person or thing that are grouped together from others left out of the group। कि अगर आप उसको किसी भी एक ग्रुप को अगर आप क्लासिफिकेशन में रिजर्वेशन दे देते हो, अगर वो दूसरे ग्रुप से अलग हो जाता है और तो क्लासिफिकेशन जो है वो रीजनेबल होगा, इंटेलिजिबल होगा। यानी कि अगर आप इसको इंडिविजुअल को दोगे तब रॉन्ग है, लेकिन आपने पंडित ग्रुप को एक अलग से क्लासिफिकेशन दे दिया, जैसे इंदिरा गांधी जो थी पंडित थी और वो भी क्या है सभी को शेड्यूल कास्ट में लाना चाह रही थी पंडितों को। तो अगर इस प्रकार से कोई ग्रुप क्लासिफिकेशन होता है, एक पूरे के पूरे ग्रुप पर होता है, तो उसे आप इंटेलिजिबल क्राइटेरिया के फॉर्म में लेके आओगे। पूरा ग्रुप, किसी इंडिविजुअल को नहीं, कोई पर्टिकुलर ग्रुप। सेकंड इसमें ये बात कही गई कि जो क्राइटेरिया है उसका रिलेशनशिप होना चाहिए किससे? ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव। ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव। मान लो आपने शेड्यूल कास्ट को आपने क्या दिया? रिजर्वेशन दिया। आपने बैकवर्ड कास्ट को रिजर्वेशन दिया। अब जो रिसेंटली रिजर्वेशन आया, जो ईडब्ल्यूएस का जो कोटा आया, रिजर्वेशन आया कि जो एक सवर्ण है, कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको रिजर्वेशन दिया। तो जो भी आप रिजर्वेशन दे रहे हो इकोनॉमिकल बैकवर्ड,
उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि आप किस पर्पज से वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा रहे हो। अगर आप वैसे ही एक राजनीतिक मोटिव्स के जरिए या वोट पाने के लिए अगर आप कोई रिजर्वेशन करवाते हो, रिजर्वेशन देते हो, दैट रिजर्वेशन कैन नॉट बी फॉल अंडर द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। तो रिजर्वेशन के लिए ये जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, ये रिजर्वेशन के रिगार्डिंग है, इनका कोई अलग से कोई यूज नहीं है। इनका टेस्ट क्या है, ये इसका टेस्ट है, टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन का ये टेस्ट है। तो थर्ड इसके अंदर आ जाएगा कि जो क्लासिफिकेशन है वो लॉफुल होना चाहिए। द क्लासिफिकेशन मस्ट बी लॉफुल। जो ऑब्जेक्ट है क्लासिफिकेशन का उसे जो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल का मतलब ये है कि अगर आपने वो बनाया है तो वो कानूनी तौर पे भी सही होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग एक केस है चरणजीत चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस आया है हमारा 1951 का, सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये सिंगल वन का मतलब है कि सिंगल पर्सन लॉ केस है ये। इस केस को सिंगल पर्सन लॉ केस भी बोलते हैं, सिंगल पर्सन लॉ केस भी इसे कहा जाता है। तो दिस केस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिंगल पर्सन का जो लॉ केस है इसे बोला गया था, ये इसलिए बोला गया था कि इसमें एक कंपनी की बात आ रही थी, कॉर्पोरेशन की बात आ रही थी। इस केस में क्या सिस्टम था तो वो मैं आपको बता देती हूँ। इस केस में ये बात कही गई थी कि इंडिविजुअल या एन इंडिविजुअल कैन फॉर्म अ क्लास, इंडिविजुअल भी क्लास फॉर्म कर सकता है। इसमें क्या है, कोई कंपनी का मैटर था, कंपनी जो है उसको भी राइट टू इक्वलिटी का राइट मिलेगा, राइट टू इक्वलिटी जो है उसको भी प्रोवाइड की गई थी। कहने का मतलब जो कंपनी है उस कंपनी को इक्वलिटी का राइट प्रोवाइड किया गया था कि जब कंपनी की बात आती है, जो एक कंपनी है और एक कॉर्पोरेशन है, वो दूसरी कंपनी के साथ उसका आप किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं कर सकते। कंपनी ले लीजिए आप, कॉर्पोरेशन ले लीजिए, तो इससे आप डिफरेंस नहीं कर सकते कि आपने मान लो एक कंपनी है, कोई रिलायंस कंपनी है और एक कंपनी है कोई एयरटेल, तो दोनों को जो बेनिफिट्स मिलेंगे, जो बेनिफिट्स होंगे वो बेनिफिट्स किस बेस पर होंगे, इक्वलिटी के बेस पर होंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप उसे डिफरेंशिएट करोगे या आप उसमें डिफरेंस रखोगे, वो आप नहीं रख सकते। तो ये था हमारा रीजनेबल क्लासिफिकेशन में कि जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद है फोर्थ क्लासिफिकेशन, इसका कौन सा है, उसका क्या टेस्ट है, उसको हम कैसे टेस्ट करते हैं फोर्थ क्लासिफिकेशन को, दैट इज ऑल्सो डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट केस। फोर्थ कह रहा है कि क्लासिफिकेशन मस्ट बी रीजनेबल। must be reasonable, not arbitrary। जब कहीं भी आर्बिट्रेरी की बात आए ना, आप माइंड में रखना, मेनका गांधी का केस है इसके रिगार्डिंग और लैंडमार्क केस है, हर जगह यूज होता है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें ये बात की गई कि जो आर्बिट्रेरीनेस है स्टेट के द्वारा, इसमें आर्टिकल 14 जो क्या करता है, ये कहा गया कि जो आर्टिकल 14 है स्ट्राइक्स करता है आर्बिट्रेरीनेस को, आर्बिट्रेरीनेस ऑफ स्टेट। इसमें क्या है कि मेनका गांधी जो एक पासपोर्ट अथॉरिटी के पास अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए गई, तो वहां किसी प्रकार का स्टेट
स्टेट के द्वारा इसके साथ आर्बिट्रेरीनेस का यूज किया गया, इसको किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया और इसका पासवर्ड नहीं बनाया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी एक्सप्लेन किया गया। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वो क्या कहता है? ऑडियो अल्ट्रम पार्ट्रम कहता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का भी इसमें काफी डिस्कशन किया गया। इसमें काफी और भी ये बात कही गई, काफी लैंडमार्क जजमेंट है, तो इसको आप जो है गो थ्रू जरूर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और कई बार पूछा जाता है। और यही वो केस है जिसने आर्टिकल 14 को एक नया रूप दे दिया था। इसमें इक्वल ट्रीटमेंट की बात की गई। इक्वल ट्रीटमेंट टू इक्वल के साथ। एक मिनट मैं इंक डालूं इसमें, हर रोज ये इंक डालती हूँ लेकिन फिर भी इसमें कुछ इश्यू हो जाता है। चलो दूसरा मार्कर ही ले लेते हैं कि बाद में डलती रहेगी। इक्वल ट्रीटमेंट टू इक्वल्स भी आया इसके अंदर निकल के। तो उसके बाद ये काफी इसमें जो है आप ये कहोगे कि ब्रॉड कंसेप्ट निकल के आया इसमें, ब्रॉड कंसेप्ट आया इसमें, पॉजिटिव कंसेप्ट आया इसमें, नोटिस जो होता है शो कोज नोटिस जो है वो इसमें निकल के आया कि किसी व्यक्ति को राइट ऑफ हियरिंग इसमें निकल के आया। तो काफी ऐसे कंसेप्ट हैं जो मेनका गांधी के केस में निकल के आया, इसलिए मेनका गांधी का केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेनका गांधी का केस जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ और टेस्ट भी हैं, जैसे कि वो ज्यादा इतने वैसे तो इम्पोर्टेंट है लेकिन इतना डिटेल में उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो मैं उसको आपको थोड़ा करवा देती हूँ क्या है, फिर हमारा रीजनेबल क्लासिफिकेशन कवर हो जाएगा। फिर कुछ एक एक्सेप्शंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो पहले हम आज का देख लेते हैं क्या कुछ निकल के आया इसमें निकल के आया। एक अदर टेस्ट में क्या आएगा? प्रोहिबिट क्लास लेजिस्लेशन। प्रोहिबिट क्लास लेजिस्लेशन को आप कैसे समझोगे? मान लो बैकवर्ड क्लास है, बीसी के अंदर क्या आता है? कुछ जातियों के नाम मैं लिख रही हूँ, जैसे कुम्हार, सुनार, सुथार एक्सेट्रा। कुछ एक जातियां हैं जिनको हमने बीसी के कोटे में ले आया। अगर हम एक पर्टिकुलर कुम्हार जाति को क्लास लेजिस्लेशन देते हैं, इनके लिए कोई रिजर्वेशन लेके आते हैं, दैट इज वॉइड। वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि इनको जो आप स्पेशल कुछ ट्रीटमेंट इनके साथ दो। तो अभी रिसेंटली जो हरियाणा में भी रिसेंटली क्या लास्ट ईयर जाट रिजर्वेशन का जो मुद्दा चल रहा था, और उधर से राजस्थान में गुज्जर का चल रहा था राजस्थान में। तो इस प्रकार के जो रिजर्वेशन की जो मांग है वो चलती रहती है। तो कह रहा है कि किसी भी क्लास लेजिस्लेशन को आप नहीं लेके आओगे, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर क्लास को आप कोई लेके आते हो और उसको रिजर्वेशन दे देते हो। फिर बात आती है एजुकेशन कैन बी बेसिस ऑफ रिजर्वेशन। एजुकेशन कैन बी a basis of रिजर्वेशन। आपने रिजर्व कैटेगरी बना ली एक, उस रिजर्व कैटेगरी में आपने ये कह दिया कि जो मजदूर वर्ग हैं, मजदूर जो लेबरर हैं, उनके जो बच्चे हैं उनकी बीए तक की जो स्टडी है वो फ्री कर दी गई, या उनको जो बीए तक के लिए उनको 10% का अलग से रिजर्वेशन दे दिया गया। दैट रिजर्वेशन कैन बी ए वैलिड रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। फिर बात आती है जेंडर इक्वालिटी की। जेंडर इक्वालिटी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जेंडर इक्वालिटी के लिए जो है विशाखा का केस आया हुआ है। स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का ये केस है, ये लैंडमार्क केस है, इसको आप याद करोगे।
इक्वल पे के लिए रणधीर सिंह का केस है। 1981 का केस है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि हर एक को इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे मिलना चाहिए। विशाखा और स्टेट वर्सेस राजस्थान के जो केस में है उसके अंदर तो काफी विवाद हुए थे, काफी रेप का कोई मामला भी था। उसके बाद एक संस्था की तरफ से, एक एनजीओ की तरफ से कोर्ट में केस लाया गया और कुछ गाइडलाइंस निकल के आई। तो 2013 में इसके रिगार्डिंग जो है सेक्सुअल हैरासमेंट के रिगार्डिंग केस जो एक्ट भी लाया गया है। तो ये जेंडर इक्वलिटी की बात है कि जब आप वर्क प्लेस पे काम करते हो, कोई वर्क कर रहे हो, तो वहाँ आपकी जो है मैन और वुमेन को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनमें काफी डिफरेंसेस रखा जाए। रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस भी इम्पोर्टेंट केस है। उसके बाद जो है इस केस के अंदर भी ये बात कही गई कि जब आप मान लो 8 घंटे का वर्क करते हो और इक्वल वर्क कर रहे हो, मान लो आप एक जो कर्मचारी हो, आप किसी बस के ड्राइवर हो, आपकी जो पोस्टिंग हुई है या अपॉइंटमेंट हुई है वो आपकी किसी भी ईयर में क्यों ना हुई हो, लेकिन अगर आप वही वर्क कर रहे हो जो वर्क दूसरे ड्राइवर्स कर रहे हैं, अगर आपको किसी प्रकार का उससे वेतन कम मिल रहा है तो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। हालांकि ये अभी तक अप्लीकेबल नहीं हुआ क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का काफी इश्यू आ रहा है, तो कुछ प्राइवेट सेक्टर्स इसको अपनी जो अप्लीकेबल नहीं करवा रहे हैं। हालांकि रिसेंटली 2 साल पहले भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के भी जजमेंट्स आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट्स आए हैं कि जब आप इक्वली वर्क कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, वेदर यू आर अ प्राइवेट सेक्टर, देन यू हैव टू गिवन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। लेकिन क्या है वो अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो आज हम इतना ही करते हैं। इसके बाद कुछ 4-5 केस भी और डिस्कशन के लिए हमारे पास, और हमारे पास जो है एक्सेप्शंस भी हैं कि किन किन को राइट टू इक्वलिटी से छूट मिली हुई है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगे तो आप जो है मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जैसे भी कोई वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख पाएं। कोरोना का इशू काफी ज्यादा बढ़ रहा है, हमारा देश जो दूसरे नंबर पे आ चुका है, तो आप प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखिए और घर में जो बच्चे हैं खासकर उनका ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।